अच्छा, वाटर स्कार्सिटी वाला कर रहे थे। मुझे तो लगा हम इनइक्वालिटी वाला कर रहे थे। इनइक्वालिटी वाला पूरा हो गया था हमारा इससे। अच्छा अच्छा। यार मैं फिर तुम लोगों से टेक्निकली बड़ा पीछे चल रहा हूँ इसका मतलब। कॉजेज सारी हो गई थी। ओके। ये हेडर नंबर 3 था ना हमारा। थर्ड हेडर था। ठीक है।
ओके जी, कॉजेज में कॉजेज के हेडर को हम देख रहे थे। पहला हमारा क्लाइमेट का हेडर हो गया था। दूसरा है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड अर्बनाइजेशन। ये भी एक इम्पोर्टेंट रीजन है बिहाइंड वाटर स्कार्सिटी। जो ऑफिशियल हमारे पास स्टेटस है एज ऑफ 2023, वो हम क्रॉस कर चुके हैं जी 8 बिलियन। 8 अरब हम क्रॉस कर चुके हैं। जाहिर है अब जितनी आबादी ज्यादा होगी, जितने ह्यूमंस ज्यादा होते जाएंगे, उतना ज्यादा जाहिर है वाटर का इनटेक भी ज्यादा हो। और ये वाटर का इनटेक जाहिर है सिर्फ ड्रिंकिंग के लिए तो नहीं होना ना जी। ये आपके फूड आइटम्स में भी वाटर रिक्वायरमेंट है, हाइजीन के कॉन्टेक्स्ट में भी है, क्लोथिंग के कॉन्टेक्स्ट में भी है, फिर इवन आपकी एनर्जी यूजेज में भी वाटर का इस्तेमाल है। फिर जैसे जैसे आपकी पॉपुलेशन बढ़ती रहती है, वैसे वैसे आपके बिग सिटीज वो भी उनमें भी एक्सटेंशन होती रहती। ठीक है जी। अब सिटीज जो होती हैं ना जी, उनमें एक तो आपको नॉर्मल नजर आ रहा होता है कि ये सिटी है और ये हर तरफ से एक्सपैंड हो रहा है सपोज। बट प्रॉब्लम ये भी हो रही होती है कि जो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी साथ साथ एक्सपैंड करना पड़ता है ना आपको। तो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर आपका आउटडेटेड रहता है, सिटी आपका एक्सपैंड करता रहता है। तो जितनी भी ग्रोइंग डिमांड होती है फिर वाटर की, वो पूरी नहीं हो पाती। आप जितने बड़े सेंटर देख, आप कराची देख लें, ठीक है जी, आप बॉम्बे देख लें, आप केप टाउन देख लें, नेम इट, कोई भी बड़ा अर्बन सेंटर, और स्लोली एंड ग्रेजुअली उसका सबसे बड़ा मसला ही वाटर निकलता था। अब जितना बड़ा अर्बन सेंटर होता है, उतने ज्यादा उसके सराउंडिंग में स्लम्स भी बनती हैं, यानी इनफॉर्मल सेटलमेंट्स। और इनफॉर्मल सेटलमेंट्स का सबसे बड़ा मसला ही वाटर होता है। सो अक्रॉस द ग्लोब ये भी एक प्रॉब्लम है। आबादी बढ़ती है, शहर बढ़ते हैं, और उनका एक बड़ा मसला जो है वो उसकी वाटर की जरूरियात पूरी नहीं हो पाती। तो ये भी एक इशू है।
जी, मैंने मोबाइल साइलेंट भी किया था। अच्छा, रिंगटोन आ गया। अच्छा, तीसरी इंपॉर्टेंट रीजन हमारा जो अक्रॉस द ग्लोब एग्रीकल्चरल मिसयूज है जी। 70% ऑफ द फ्रेश वाटर, जितना भी दुनिया में फ्रेश वाटर है उसका 70% तो हम सिर्फ एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर जाते हैं। उसकी वजह ज्यादातर हमारी क्रॉप्स अक्रॉस द ग्लोब जिनका इस्तेमाल होता है वो वाटर इंटेंसिव है जी। जैसे शुगर केन हो गया, राइस हो, कॉटन। और मजे की बात यह है कि ये उन इलाकों में ही ज्यादा ग्रो होती है जो ऑलरेडी वाटर स्कार्सिटी का शिकार हैं जी, ऑलरेडी। अब वो चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफ्रीका के इलाके हो, ठीक है जी। तो ये भी एक बड़ा जो है वो प्रॉब्लम है। और जिस तरह हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो बाय द टाइम 2050 ये कहा जाता है जी कि हमारी जो एक्सपेक्टेड फूड डिमांड है ये भी 70% तक इंक्रीज हो जाएगी। तो भाई काश्तकारी के लिए, इसके लिए भी फिर आपको मोर वाटर इज रिक्वायर्ड। तो ऑलरेडी हम ओवर एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं ऑलरेडी, और सारी की सारी इरिगेशन के पर्पस के लिए। तो 2050 तक जाते जाते क्या जो है वो सिनेरियो। इवन जब आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पढ़ते तो उनमें भी ऑल्टरनेटिव टू एग्रीकल्चर उसको इनडायरेक्टली टच किया हुआ है कि जी सी फूड की तरफ प्रोटीन लेवल्स अगर पूरे करने हैं तो सी फूड को प्रमोट किया जाए, बट रिजल्ट जीरो। तो एग्रीकल्चर में भी हमारे फिर ये इशू। फिर एक और रीजन वो हमारी इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन है। अब देखें जी कैसे कई ऐसे आपके पास सेक्टर्स हैं, जैसे आपका टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स का जो सेक्टर है, ये वाटर इंटेंसिव है। अब तो जाहिर है काफी इंप्रूवमेंट्स भी आ गई हैं, लेकिन जो एक जेनेरिक आर्गुमेंट जो हमेशा प्रिवेल किया है, जो कोई इतना ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन एक जेनेरिक आर्गुमेंट है जो हमेशा प्रिवेल किया है जब से टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर जो है वो फ्लरिश होना शुरू हुआ, कि वन टी शर्ट uses over 2700 liter water।
जब ये बात की जाती है ना, तो इसका मतलब नहीं है कि शर्ट बनाने में इतना, वो सीड के ग्रो करने से लेके कॉटन के बनने तक, फिर उसकी वीविंग तक, फिर उसकी डाइंग तक, फिर उसकी स्पिनिंग तक, वो सारे प्रोसेस को मिला के ये एक जेनेरिक है, कोई इतना ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन एक जेनेरिक कि भाई पानी इस्तेमाल होता है। एक जो आप शर्ट पहनते हैं वो भी आप तक पहुंचती है तो पानी इस्तेमाल होता है। फिर इसी तरह माइनिंग एंड एनर्जी सेक्टर्स, जितनी ज्यादा माइनिंग होगी उतना ज्यादा सराउंडिंग का वाटर कंटेमिनेटेड होता है, उतना ज्यादा वाटर पोल्यूट होता है। जहां जहां पर आप देख लें ऑयल एंड गैस का इस्तेमाल, हर जगह पे ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम, इवन यूनाइटेड स्टेट्स में ये इश्यू है। कनाडा में ऑयल के सेक्टर में ये इशू रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स में गैस के सेक्टर में ये रहा इशू कि जनाब पूरे पूरे वाटर एक्विफायर्स वो जनाब कंटेमिनेटेड हो गए। तो ये फैक्ट है कि जहां माइनिंग जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा ये माइनिंग एंड एनर्जी सेक्टर जहां ज्यादा हो वहां सराउंडिंग में वाटर के इशू हमेशा हर दौर में रहते हैं। फिर इसी तरह केमिकल्स का जो यानी वेस्ट की सूरत में होते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये तकरीबन एक कॉमन प्रैक्टिस है जी, खास तौर पर तमाम डेवलपिंग कंट्रीज में, कि इंडस्ट्रीज, खास तौर पर स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज, ये हमेशा सिटीज के सराउंडिंग्स में रही हैं जी। और अगर सराउंडिंग में कोई रिवर है तो जितना इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो उस रिवर की तरफ पाइपलाइंस कर दी जाती है। सही है जी। ये प्रॉब्लम रही है। आप इंडिया की एग्जांपल ले लें, गंगा, उसके बाद आपका जमुना, वैसे तो जमुना है लेकिन अंग्रेजी में यमुना लिखते, इन दोनों रिवर्स का ये इशू रहा है। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अब तो रावी में पानी कम हो गया, लेकिन रावी में भी इंडस्ट्रियल वेस्ट बहुत ज्यादा जाता रहा। ये तो हम यहाँ की लोकल एग्जांपल्स बता रहे हैं ना आपको, साउथ एशियन कॉन्टेक्स्ट। सो वन वे और दी अदर ये जो इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन होती है ये भी आपके वाटर को या डिप्लीट भी करती है, उसको कंटेमिनेट भी करती है, वाटर क्वालिटी आपकी जनाब डाउनग्रेड करती है, उसको डिग्रेड करती है। तो रिजल्टेंटली जाहिर है जब वो पानी इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा तो फिर स्कार्सिटी तो होनी है ना जी। ठीक है।
फिर एक और रीजन, गवर्नेंस फेलियर को भी एक रीजन बनाया जाता है, यानी कि पॉलिसी मिसमैनेजमेंट। गवर्नेंस फेलियर और पॉलिसी मिसमैनेजमेंट। सबसे बड़ा आप क्या लेके क्रिटिकल ह्यूमन फेलियर, जिसको कहा जाता है पुअर वाटर गवर्नेंस, सबसे बड़ा। ऐसी कई गवर्नमेंट्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड कि बड़ी बड़ी अच्छी वाटर पॉलिसीज बना लेती हैं। फॉर इंस्टेंस, पाकिस्तान की वाटर पॉलिसी 2018 की बड़ी मशहूर हुई थी, बहुत ही प्रोग्रेसिव पॉलिसी थी, बहुत ही अच्छी पॉलिसी थी, लेकिन इंप्लीमेंटेशन हो ही नहीं सकी। फिर ये कि गवर्नमेंट्स अक्रॉस द ग्लोब ना तो कोई बहुत ज्यादा प्राइसिंग करती है वाटर, बहुत कम रेट्स होती है, और बहुत ज्यादा सब्सिडीज दी जाती हैं वाटर यूजेज पे, या फार्मर्स को भी देती हैं काफी। आब याना कहते हैं जी, आब याना, आब याना बहुत कम रेट्स होते हैं। इसी तरह इंडस्ट्री, इवन डोमेस्टिक जो आपका यूजेज होता है, तो वाटर की मद में जो फी चार्ज की जा रही होती, जो बिल चार्ज किए जा रहे होते हैं, वो बड़े लो होते हैं, जिसकी वजह से लोगों में एफिशिएंट यूजेज ऑफ वाटर या वाटर कंजर्वेशन ये सेंस डेवलप ही नहीं होती। गवर्नेंस का इशू यही है, आप बिल ज्यादा कर दें, पैसे ज्यादा कर दें, ताकि लोगों को पता हो कि भाई ज्यादा पानी इस्तेमाल करेंगे तो हमें ज्यादा बिल देना पड़ेगा। गवर्नेंस के कॉन्टेक्स्ट में एक इंटरनेशनल इशू भी है, यानी दुनिया की तमाम गवर्नमेंट्स का मिल के इशू। एक बहुत बड़ा गवर्नेंस का जो प्रॉब्लम है, और वो ये है कि देयर इज नो इंटरनेशनल लॉ, यानी जितने भी ट्रांस बाउंड्री रिवर्स हैं, उन पे कोई इंटरनेशनल लॉ है ही नहीं। और अगर कोई है भी, मतलब दो बड़े मशहूर हैं जी एग्रीमेंट्स, जो इक्वल टू द स्टेटस ऑफ इंटरनेशनल लॉ तो नहीं आप कह सकते, यानी दो तीन चार कंट्रीज के दरमियान, जिस तरह नाइल बेसन एग्रीमेंट, तीन चार कंट्रीज के दरमियान है। जिस तरह इंडस वाटर ट्रीटी, दो कंट्रीज के दरमियान। ये तो दो तीन चार कंट्रीज के दरमियान। कोई इंटरनेशनल लॉ तमाम कंट्रीज के दरमियान वो नहीं। और ये भी जो हैं ये आउटडेटेड हो चुके हैं।
या इग्नोर्ड है, ये इग्नोर्ड है, ये आउटडेटेड इसको कहा जाता है। ठीक है। सो ट्रांस बाउंड्री रिवर्स पर कोई इंटरनेशनल लॉ सिरे से है ही नहीं, मौजूद ही नहीं। यानी एक मुल्क से दरिया दूसरे मुल्क में आ रहा है तो उस पर कोई इंटरनेशनल लॉ हो, कितना परसेंट पानी वो रोक सकते हैं, कितना परसेंट वो आगे दे सकते हैं, ऐसी कोई प्रोविजन ही नहीं। अच्छा, ये उड़ता तीर जो है ना, पिछवाड़े में मत लिया करें। अगर आपके जहन में यकदम आ गया है ना वियना कन्वेंशन, तो सवालिया निशान डाल के क्या साबित करना चाहते हैं आप? इसकी कोई क्लॉज यहाँ पे लिख दें वियना कन्वेंशन की, कि सर नहीं, वियना कन्वेंशन की फलानी क्लॉज में ये मेंशन्ड है कि ट्रांस बाउंड्री रिवर जो है उसका ये जो है वो इस तरह इस्तेमाल, एक कंट्री इतना करेगा, दूसरा इतना करेगा। तो तुम पूरी बात किया करें, ऐਵੇਂ उड़ता तीर पिछवाड़े में क्यों ले लेते हैं? फिर गवर्नेंस के कॉन्टेक्स्ट में डोमेस्टिक जो पॉलिटिक्स होती है किसी भी कंट्री की, जिस जिस कंट्री में वाटर स्कार्सिटी का इशू होता है ना, वहां वहां की पॉलिटिकल एलीट आपको वाटर पॉलिटिक्स करते नजर आते, मैनिपुलेट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं अपने वोटर्स को, अपने सपोर्टर्स को वाटर के कॉन्टेक्स्ट में पैटर्नाइज करते हैं। ठीक है जी। उनको वाटर सप्लाई ज्यादा करवा देते हैं। ठीक है जी। पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें, पाकिस्तान के साउथ पंजाब में वाटर पॉलिटिक्स एक बहुत बड़ा टूल है जिसको पॉलिटिकल एलीट यूज करती। ठीक है जी। फिर एक और बड़ी कॉज, उसको कहा जाता है कल्चरल एटीट्यूड्स। कल्चरल ना कहें, बिहेवियरल कह लें, बिहेवियरल एटीट्यूड्स। हम जनाब वाटर को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। सही है जी।
जी, क्या हुआ? वाटर को हम लेते ही टेकन फॉर ग्रांटेड। हम इंसानों का एक हिस्टोरिकल माइंडसेट है वाटर को लेके कि अबंडेंस होनी चाहिए पानी की। यानी हमेशा से प्रोग्रेस के मुख्तलिफ जो इंडिकेटर्स हैं, प्रोग्रेस के जो मुख्तलिफ इंडिकेटर्स हैं, उन इंडिकेटर्स में वाटर को हमेशा से एक प्रिविलेज दी गई। ठीक है। अब भाई बात ये है कि बड़ी बड़ी अगर आप सिविलाइजेशंस को उठा के देख लेना, तो पावर का सिंबल रहा है जी वाटर। जितना ज्यादा फ्री वाटर का यूजेज होगा, उसको समझा जाता था माजी में भी, एंशियंट पास्ट में। ये विल ड्यूरांट लिखता है स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन, कि रोम के बारे में मशहूर होता था कि रोम में रहने वाले उसके सिटीजन्स फ्री वाटर इस्तेमाल करते हैं, खुला पानी। क्या बात है भाई, क्या बात है। यानी ये एक बड़ा इसको बनाया जाता था। वाह, नन्हे मुन्ने बच्चे मोहम्मद रिजवान ने प्रिविलेज किस तरीके से। बेटा तुम्हें पोटी आ जाए, तुम पोटी करो और तुम्हारे पास धोने के लिए पानी ना हो, और जबकि तुम्हारे साथ वाले घर में पानी आ रहा हो और वो पोटी के बाद धो भी रहे हो, नहा भी रहे हो, और उन्होंने पानी का तालाब भी बनाया हो और उसमें जो अब नहा भी रहे हो, तो बेटा तुम्हें क्या लगेगा फिर कि यार वो कितने देखो डेवलप्ड है, कितने यार पावरफुल हैं, कितना पानी, कितना प्रिविलेज है यार उनको, यार उतना पानी उनके पास, मेरे पास तो जनाब धोने के लिए पानी नहीं। तो उम्मीद है आपको अब समझ आ गई होगी कि वाटर एज अ प्रिविलेज भी यूज होता था माजी में, कि यार इनके पास पानी है यार, अबंडेंस में पानी है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये कई तारीखदानों ने ये लिखा हुआ कि पानी अबंडेंस में, ये रोज नहाते हैं यार ये लोग, बड़े बड़े स्विमिंग पूल हैं इनके पास, हमाम है, सैलून्स हैं। तो ये इंसानी तारीख में वाटर को हमने यूज एक बना लिया, उसका कर लिया हुआ। ये कभी पब्लिक अवेयरनेस इस बात पर कभी रही नहीं कि जी स्कार्सिटी ऑफ वाटर भी कभी हो सकता है। ये कभी रहा ही नहीं इंसानी तारीख में, ये हमारे बिहेवियर में आ चुका हुआ खुला पानी, अबंडेंस ऑफ वाटर।
कंजर्वेशन ऑफ वाटर, ये इंसानी बिहेवियर्स में कभी डेवलप ही नहीं हुआ जब आप प्रोग्रेस की बात करते हैं। प्रोग्रेस, पावर, इन आइडियाज के साथ पानी हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशंस में हमेशा जुड़ा रहा है। इंसानी तहजीबों की तारीख में जुड़ी रही पानी। ये तमाम वो बड़ी कॉजेज हैं जी। अब इनकी वजह से अब हम चौथे हेडर में जा रहे हैं। implications। आगे बढ़ते हैं जी। इम्प्लीकेशंस क्या है? आप कहें जी वाटर स्कार्सिटी हो रही है तो ये तो एक थ्रेट है। किसको? इससे आपका एग्रीकल्चर सेक्टर इफेक्ट होगा, इससे हम इंसानों के से रिलेटेड हाइजीन इश्यूज होंगे। सिर्फ इतनी बात नहीं, वाटर स्कार्सिटी, पानी की शदीद कमी, ये इकोनॉमीज को भी इफेक्ट करती है। इम्प्लीकेशन ये आपकी हेल्थ को भी इफेक्ट करती है, या आपके फूड को भी इफेक्ट करती है, और तो और ये पीस को भी इफेक्ट करती है, अमन के लिए भी खतरा। गर्जे के एवरी सेक्टर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज उनको मुतासिर करती है। यानी एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड से लेके आपकी पूरी की पूरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स तक को मुतासिर करता है। तो अब हम बारी बारी देखेंगे कि इसकी क्या इम्प्लीकेशन है। ठीक है, तो पहला देख लेते हैं इसके ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट्स क्या हो सकते। हम इंसानों की जो बेसिक नीड्स हैं उन पर क्या इम्पैक्ट्स हो सकते। 1 in 10 पीपल, यानी ग्लोब में
तकरीबन 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 भी कोई 800 मिलियन लोग, उनके पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी नहीं है। 1 in 3 people, 1 in 3 people जिनके पास सैनिटेशन की फैसिलिटीज, बेसिक फैसिलिटीज सैनिटेशन की, वही दुनिया में अवेलेबल नहीं है। यहां पे आपके रिजवान भाई आ गए, उनके लिए हेडर आई, सैनिटेशन की बेसिक फैसिलिटीज नहीं। 0.5 million people अक्रॉस द ग्लोब वाटर रिलेटेड डिजीजेस से मरते हैं जी। ठीक है जी। ये अक्रॉस द ग्लोब हाल है जी। इतनी ही पॉपुलेशन इंक्लूडिंग इन्फेंट्स अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस द ग्लोब, जब भी कोई ड्रॉट आती है, ठीक है जी, जब भी कोई वाटर स्कार्सिटी शदीद आती है, 0.5 million पीपल इंक्लूडिंग इन्फेंट्स, वो माल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं जी अक्रॉस द ग्लोब। ये हम ह्यूमैनिटेरियन इसका इंपैक्ट देख रहे हैं। इसका जेंडर्ड बर्डन भी है। पानी दूर दूर से लाना है, साउथ एशिया में, अफ्रीका में, ये एक कल्चर बन गया कि दूर दूर से पानी किसने लाना है, कलेक्शन करनी है वाटर की, लड़कियों ने करनी, औरतों ने करनी, ये उनका काम है, डेली का काम है। घर का कई कई किलोमीटर जाना है, पानी भरना है, वापस आना है। यानी कोई एजुकेशन नहीं, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं, बस उनका काम ही है। लो जी, तो खवातीन का भी मसला बन गया ना, कोई तालीम नहीं, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं। पाकिस्तान के भी कई इलाके हैं ऐसे कि काम ही यही है बस आपका। तो ये तो जनाब एक ह्यूमैनिटेरियन इंपैक्ट तो आ गया ना, कि लोग, इंसान मुतासर हो रहे हैं। फिर इसी तरह एग्रीकल्चर एंड फूड इनसिक्योरिटी के इश्यूज,
लेकिन बात ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि एग्रीकल्चरल कंजम्पशन फ्रेश वाटर की दुनिया में 70%, लेकिन जब हम साउथ एशिया की बात करते हैं तो साउथ एशिया ये यूजेज 90% तक है। यानी एग्रीकल्चरल पर्पज के लिए 90% इस्तेमाल होता है साउथ एशिया, एवरेज दुनिया में 70%। अगर यही ट्रेंड रहा तो वाटर की कमी तो हो रही। तो FAO 2023 रिपोर्ट, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, कि अगर यही ट्रेंड रहा तो 2050 में 25%, 25% डिक्लाइन हो जाएगा फूड प्रोडक्शन। यानी आपकी 2050 तक आबादी भी ज्यादा होगी, आपका वाटर भी कम हो जाएगा और आपका डिक्लाइन हो जाएगा 25% फूड का। एक सीरियस क्वेश्चन मार्क। जब आप इरिगेटेड लैंड की बात करें तो अभी आप लगभग 400 मिलियन हेक्टेयर इस पर काश्तकारी कर रहे हैं अक्रॉस द ग्लोब। लेकिन जाहिर है बाय द टाइम 2050 आपको ज्यादा की जरूरत है, आप 500 मिलियन हेक्टेयर तक काश्तकारी कर रहे होंगे। आपकी जमीन भी ज्यादा इस्तेमाल हो रही होगी आज की निस्बत। बट प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो इस वक्त एग्जिस्टिंग डिमांड है वो भी पूरी नहीं हो रही। तो डेफिनेटली फिर 25% जो है वो डिक्लाइन तो होना ही होना है। तो डेफिनेटली ये फूड इनसिक्योरिटी का इशू बनेगा। इसमें तो क्लियर कट ऑथर्स कहते हैं कि इफ 20th सेंचुरी, ये ऑयल वॉर्स की वजह से, इसमें ऑयल वॉर्स बहुत होती, 21st सेंचुरी में वाटर वॉर्स होंगी और एंड ऑफ 21st सेंचुरी ये फूड वॉर्स भी फिर हो सकती। अनाज रोटी इन चीजों के लिए लड़ना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह आप देखिए ना, ये जो फूड एंड वाटर की फिर स्कार्सिटी है कंबाइंड, इन्होंने दुनिया के कई इलाकों मैस माइग्रेशंस उनको जन्म दिया। आप अगर साहिल रीजन लिखे ना गूगल पे, अफ्रीका का, लोग हिजरतें कर गए, इलाके छोड़ गए। आप पाकिस्तान का थर का इलाका देखें, हिजरतें करना शुरू हो गए लोग, इलाके छोड़ना शुरू हो गए कि भाई अब यहां पे कोई फ्यूचर ही नहीं। फिर इसी तरह इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस भी। ठीक है जी। मसलन
पुराना डाटा है, लगभग 2015-16 का, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट थी कि बाय 2050 यानी मिड ऑफ द सेंचुरी तक, मिड ऑफ द सेंचुरी का वर्ड यूज कर, 6% जीडीपी दुनिया की मुतासर हो चुकी होगी सिर्फ पानी की वजह से। 4 सेक्टर्स मुतासर होंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, माइनिंग सेक्टर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। चारों सेक्टर्स मिला के दुनिया की कलेक्टिव जीडीपी का 6% मुतासर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सारे वाटर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, और जब पानी नहीं होगा तो प्रोडक्टिविटी कम होगी। इकोनॉमिस्ट इस बात पे कंसेंसस रखते हैं कि बाय द मिड ऑफ 21st सेंचुरी वो कंट्रीज जिनके पास वाटर रिजर्व्स ज्यादा होंगे वही दुनिया को ज्यादा एक्सपोर्ट्स दे रहे हो, और जिनके पास वाटर स्कार्सिटी हो वही ज्यादा इंपोर्ट्स ले रहे हो। यानी आगे उनका पानी के मसले होंगे, उनको फूड भी चाहिए होगी, उनको बाकी चीजें भी, मैन्युफैक्चरिंग आइटम, हर चीज उनको तो इंपोर्ट ही कर रहे हैं। ठीक है, रिपोर्ट कहती है कि बाय मिड ऑफ 20th सेंचुरी 163 कंट्रीज दुनिया की ऐसी हो सकती जो इवन अपनी फूड भी टोटल की टोटल इंपोर्ट करवा रही होंगी, क्योंकि पानी नहीं होगा उनके पास। जिसके पास पानी होगा वो 21st सेंचुरी को राज करेगा। अभी भी एग्जांपल्स हैं, जापान जो है फूड इंपोर्ट करता है, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज अभी भी फूड इंपोर्ट करती हैं, तो ये तो फैल जाएगा कैलस। ठीक है, इन्वायरमेंटल देख लेते हैं। ऐसे कई एरियाज हैं दुनिया के जहां इकोसिस्टम कोलैप्स कर गए, या तो ओवर यूज ऑफ वाटर की वजह से और या फिर पोल्यूशन की वजह से। आप अगर हिस्ट्री उठा के देख लें, अरल सी की, लेक चार्ड की, कोलोराडो रिवर की, ये 3 बड़ी एग्जांपल्स जहां इकोसिस्टम कोलैप्स हुए हैं, इधर वाटर ओवर यूजेज या वाटर पोल्यूशन की वजह से। हम इंसानों की तरफ से जो ओवर यूज है वाटर का, इसने जो एक नेचुरल वाटर साइकिल था ना जी, ये जरा गूगल कर लीजिएगा, नेचुरल वाटर साइकिल। आपको इसका एक यूट्यूब की चाहे वीडियो देख लीजिएगा, यहां हमारे ऐसे में तो इसकी जरूरत नहीं।
लेकिन नेचुरल वाटर साइकिल ये एक बहुत बड़ा इशू है जी। यानी एक तो हो गया ना हमारे जैसे कंट्री, इंडिया पाकिस्तान जैसे, ये तो बहुत आगे की स्कार्सिटी में चलेगी। लेकिन नॉर्थ अफ्रीका, सेंट्रल एशिया एंड इवन साउथ अमेरिका के कुछ इलाके, वो नेचुरल वाटर साइकिल इनका डैमेज होता जा रहा है जी। और अल्टीमेटली फिर जाहिर है उनकी एनवायरमेंट इफेक्ट हो रही, ये भी एक इम्प्लीकेशन है। फिर भाई बात ये है कि इसके जियो पॉलिटिकल टेंशंस भी हैं। दो सौ छियासी ट्रांस बाउंड्री रिवर्स हैं जी, 286 ट्रांस बाउंड्री रिवर्स दुनिया में। ट्रांस बाउंड्री रिवर्स मतलब ये बाउंड्री है दो मुल्कों के दरमियान, इस मुल्क से दरिया इस मुल्क में आ रहा है, तो ये हो गया ट्रांस बाउंड्री रिवर्स। दुनिया में ऐसे 286 दरिया हैं जो एक मुल्क से निकलते हैं लेकिन फिर दूसरे मुल्क या तीसरे मुल्क तक जाते हैं। 286 रिवर्स ट्रांस बाउंड्री रिवर्स हैं जी अक्रॉस द ग्लोब। तो जनाब इनमें से सिर्फ 84 ऐसे हैं, इन रिवर्स 84 ऐसे हैं कि जिन पर सम सॉर्ट ऑफ कोऑपरेटिव मैकेनिज्म स्टेट्स के दरमियान मौजूद है। यानी बाकी 202 रिवर्स पर कोई मैकेनिज्म भी मौजूद नहीं। अच्छा, इन 84 में से 6 तो इंडिया पाक के दरमियान के ही हो गए ना, इंडस वाटर ट्रीटी में जो मेंशन है। इस तरह बाकी और भी हैं दायरा, लेकिन लगभग 200 के करीब ट्रांस बाउंड्री रिवर्स ऐसे हैं जिन पर कोई सिरे से मैकेनिज्म ही कोई नहीं, जिसका जितना दिल करे पानी रोक ले। इसी की एक बड़ी एग्जांपल जॉर्डन रिवर है एज अ ट्रांस बाउंड्री रिवर। इसी रिवर पर 1950s में इजराइल ने अंडरग्राउंड एक्विफायर्स बनाना शुरू किए थे, जिसकी वजह से जॉर्डन 1967 में इजराइल के खिलाफ जो वॉर हुई उसमें इवन जॉर्डन भी शामिल हो गया। असल में वो जंग पैलेस्टीनियंस के लिए नहीं थी, अरबों की तरफ से। असल में वो जंग ही पानी के लिए थी। ठीक है जी। फिर हमें वाटर ग्रैबिंग भी नजर आती है। सबसे ज्यादा वाटर ग्रैबिंग दुनिया में चाइना कर रहा है, इंडिया कर रहा है। वाटर ग्रैबिंग आप देखें ना, अगर आप मीकोंग रिवर की तारीख उठा के देखें, जो चाइना से होता हुआ ऑल द वे फिर सियाम स्टेट्स में से होता हुआ समंदर में गिरता है, तो वाटर ग्रैबिंग करें, दुनिया का सबसे बड़ा डैम बना।
इंडिया भी इसी तरह ही कर रहा है। छोटे कंट्रीज में आ जाए तो फिर अफगानिस्तान जनाब, अफगानिस्तान के बॉर्डर क्लैश जितने भी हैं ईरान के साथ, वो सारे हेलमंद की वजह से, हेलमंद रिवर। अफगानिस्तान और ईरान के बॉर्डर डिस्प्यूट्स बड़े मशहूर हैं, और वो हैं ही हेलमंद रिवर की वजह से। करंट सिनेरियो में भी देखें तो वाटर एज वेपन भी यूज हो रहा है जी। वाटर एज वेपन 2005 में, करंट मतलब ये 21st सेंचुरी, जब गजा से इजराइल की ट्रुप्स का एग्जिट हुआ, 2005 में हुआ, तो गजा की मैनेजमेंट में कि जी इजराइल मैनेज करेगा, क्या क्या मैनेज करेगा, उसकी इलेक्ट्रिसिटी इजराइल मैनेज करेगा, उसकी पोर्ट्स इजराइल मैनेज करेगा, ठीक, उसकी एरियल स्पेस इजराइल मैनेज करेगा, उसकी कम्युनिकेशन सारी की सारी इजराइल मैनेज करेगा, एंड उसका वाटर इजराइल मैनेज करेगा। ये इजराइल की जिम्मेदारियों में से था। एक छठी चीज भी थी, मुझे याद नहीं आ रही अब, कि ये इजराइल की जिम्मेदारी होगी कि इजराइल गजा के लोगों के लिए कि ये चीजें हैं उनको इजराइल मैनेज करेगा, इंश्योर करवाएगा। और इन्हीं में से एक फिर वाटर भी। और इन सब का इजराइल इनको एज अ वेपन यूज करता रहा है 2005 से लेके ऑनवर्ड्स। तो जियो पॉलिटिकल भी हमें एस्पेक्ट्स मिलते हैं, ठीक है। ठीक है जी। तो एज अ वेपन इसको इस्तेमाल किया गया इसराइल की तरफ से। और बहुत सी एग्जांपल्स जिनका आप बीच में, तो ये भी इंप्लीकेशन के जियोपॉलिटिकल टेंशंस बनी ना जी। और अब ज़ाहिर है ये इंडिया पाकिस्तान के दरमियान भी एक बड़ी जियोपॉलिटिकल टेंशन, इंडस वाटर ट्रीटी। और भी आप कोई डालना चाहें इंप्लीकेशंस, इम्पैक्ट्स दुनिया में जो हो रहे हैं वाटर की, वो भी आप डाल सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब बात ये है कि जरा एवेलुएशन कर लेते हैं कि अगर ये सब कुछ आज हमें पता लग रहा है तो क्या दुनिया को नहीं पता था? ठीक है जी।
समझ आ रही है जी? ये क्या लिख दिया है, चैट जीपीटी यूजेस अराउंड मिलियन गैलन्स डेली, ये क्या बात है? चैट जीपीटी यूजेस, नहीं, चैट जीपीटी पानी इस्तेमाल करता है, ये क्या बात है? 40 मिलियन गैलन डेली। अच्छा भाई, इतनी साइंस नहीं मुझे पता है कि सर्वर्स को गर्म रखने के लिए पानी इस्तेमाल होता है। कूलिंग पर्पस के लिए, बड़ी बात है यार। ओके, एवेल्युएशन कर लेते हैं अंदर अभी एग्जिस्टिंग जो सॉल्यूशंस हैं उनका, और साथ ही ये क्वेश्चन कि ये क्या जो एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस हैं ये सफिशिएंट है या इनसफिशिएंट। तो जरा इनको देख लेते हैं। पहला आर्गुमेंट जो इसमें हम देखने जा रहे हैं वो ये है कि हम इंसानों ने हमेशा फोकस किया है ऑन सप्लाई साइड, वाटर की सप्लाई साइड, के उसको एक्सपैंड करो। करना क्या चाहिए था, डिमांड रिडक्शन। असल में करना क्या चाहिए था, डिमांड रिडक्शन। लेकिन हम हर दौर में किस चीज के पीछे रहे, सप्लाई साइड इंश्योर करो। सप्लाई साइड इंश्योर करने के लिए हम क्या करते रहे, हम कभी डैम्स बनाते रहे, रिजर्वायर्स बनाते रहे। लिख दें आप कोई 4 5 6 बड़ी डैम्स वगैरह की एग्जाम्पल। सप्लाई साइड बढ़ाने के लिए हम ग्राउंड वाटर के यूजेज के नई नई टेक्निक्स भी ले आए। जेरे जमीन पानी को इस्तेमाल करना, पंप्स बना लिए, मोटर्स आ गई, ट्यूबवेल्स आ गए, पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल करते रहे पानी निकालने के लिए। ओवर पंपिंग करते रहे, लेकिन क्या करते रहे, सप्लाई साइड, पानी की अबंडेंस बनानी है, इसी में मसले हल होंगे। सही है? अगर हम पाकिस्तान की बात करें, 80 to 1 फीट पर 1947 में एवरेज है ये पाकिस्तान की, 80 से 110 फीट पे पानी मिल जाता था।
आज ये एवरेज 300 फीट तक चली गई है। ले आई ना? ओ यार ले आओ यार, तो सालन भी नहीं कट के रखा? सालन कट के रख दो ते ले आओ यार रोटी की। दो बड़ियां ने, दो बड़ी। तो जनाब धड़ाधड़ पानी का इस्तेमाल, ये हम काम करते रहे। फिर कई ऐसे मुल्क जिनके पास पैसा बहुत था, उन्होंने डीसैलिनेशन का इस्तेमाल किया। यूएई ने इस्तेमाल किया, इजराइल ने इस्तेमाल किया। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने की, बड़ा हैविली इस्तेमाल, हैविली रिलाई किया डीसैलिनेशन, ताकि आपका डोमेस्टिक वाटर यूजेज बन जाए। डी वही जो है वो नमकीन पानी को प्योरीफाई करो, साफ करो, लेकिन इसमें पैसा लगता है, हर कोई तो नहीं कर सकता। जब पानी को आप इस तरह प्योरीफाई करते हैं तो कार्बन एमिशन भी तो होती है ना। आप मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, कार्बन एमिशन भी होती है। तो भाई हम क्या करते रहे? पहली चीज कि हमने सोल्यूशन तो बनाए, लेकिन उन सोल्यूशन से एक तरफ हम सप्लाई साइड में जा रहे हैं तो डिमांड रिडक्शन करनी चाहिए थी, हम सप्लाई साइड पे चलते रहे, कार्बन एमिशन और करवा गए, अंडरग्राउंड वाटर लेवल और नीचे रिड्यूस करा गए हम। ये तो एक सोल्यूशन पे बात हुई ना, एक सोल्यूशन पे बात हुई है, फोकस ऑन सप्लाई चेन। अभी इसमें बहुत सारे हो, यानी 5.1 हो, तो 5.2 देख लेते हैं। कंजर्वेशन की तरफ तवज्जो नहीं दी, बिल्कुल किसी किस्म से। मोर असेसिबिलिटी पर फोकस किया। चलो टाइम हो गया इसको, यहां से कल लेके चलेंगे आगे। अच्छा जी, याद रखिएगा कि करंट अफेयर्स के तो ठीक है, फिर भी हमारे क्लासेस पूरी हो जाएंगी, लेकिन जो ऐसे कंटेंट का है ना जी, आपका जब मेरे साथ ऑप्शनल भी शुरू हो जाएगा तो एक आधा दिन इस तरह का वीक में 1-2 दिन हम रखेंगे, चाहे हम 45 मिनट्स की क्लास रखें, कि थोड़ा थोड़ा ये चलता रहेगा साथ साथ, ये रुकेगा नहीं ता वक्त के 20 टॉपिक्स पूरे ना हो जाएं। कंटेंट ही मैं इतने बड़े बड़े बना गया हूँ, कुछ ज़्यादा बीच में कुछ छुट्टियां आ गई, कुछ मैं कंटेंट ही इतने बड़े बना गया हूँ कि जो है ना वो मेरे से सम अप ही नहीं हो रहे। हर टॉपिक की जो भी एक आधा टॉपिक ही है मेरा ख्याल है जो हमने एक क्लास में खत्म किया, वरना नहीं हो पा रही है खत्म जो है ना। तो वो ये आपके जब ये ऑप्शनल्स शुरू होंगे मेरे साथ, तो ऑप्शनल्स के साथ साथ जो बच्चे सिर्फ ऐसे की इस क्लास में रजिस्टर हुए, उनको तो वो सेपरेट टाइम वाहिद बता देगा कि वो किस टाइम में ये, लेकिन ये चलते रहेंगे जब तक 20 टॉपिक पूरे नहीं हो जाते। ओके जी, टेक केयर। 9:45 पे शुरू करेंगे जी करंट अफेयर्स। आज वो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के जो है वो आपको कंपैरिजंस भी जरा करवाने हैं। ओके जी, टेक केयर।